प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं और उनका एक संविधान आया है, संविधान बना है और बिहार में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें वो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें से ही कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और बिहार के सभी विधानसभा में चुनाव पर अपने पार्टी को खड़ा करेंगे। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान प्रकोष्ठ के जो जन स्वराज पार्टी के हैं वीरेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद है। दूसरे तरफ हमारे मेहमान हैं अमर बाबू जी जो समाज सेवी है। इन सभी से बात करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र राय जी आपसे जानेंगे किस प्रकार से मतलब कल जो मीटिंग हुई है पटना के ज्ञान भवन में, क्या कुछ निर्णय लिया गया पार्टी की तरफ से? जन स्वराज जो पहले संगठन था वो पार्टी का रूप 2 अक्टूबर से ले लेगा और उस पार्टी का जो संविधान है आम लोगों की सहमति से हाथ उठाकर सबों की राय लेकर प्रशांत किशोर ने बनाने का काम किया है और बनाने वाले जो लोग थे वो भी सामने थे और उनके सम्मुख सारे विषयों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद संविधान को लिखा जाएगा, पार्टी का संविधान, और 2 अक्टूबर से जन स्वराज पार्टी के रूप में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राजनीतिक दल के रूप में काम करेगा और 2 अक्टूबर को राज्य परिषद की घोषणा में मीटिंग में घोषणा होगी। क्या कुछ निर्णय लिया है कल के खास करके बैठक में? कल के खास बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और आज जो बिहार में मुख्य धारा की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू नीतीश और लालू की पार्टी, इन लोगों ने प्रशांत किशोर पर बराबर ये आरोप लगाने का काम किया कि सामाजिक न्याय की धारा को कमज़ोर करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने जो घोषणा किया ज्ञान भवन पटना में कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से हम उनको हिस्सेदारी देंगे। अति पिछड़ा के बारे में उन्होंने कहा कि 35% उनकी आबादी है, हम उनको 35% देंगे। मुसलमानों की आबादी और अन्य जातियों की आबादी के बारे में उन्होंने चर्चा किया और कहा कि जिनकी जो आबादी है जनगणना और जनसंख्या के अनुसार हम उनको भागीदारी देंगे। यानी कि जो जाति जनगणना हुई है नीतीश सरकार ने जो कराई है उसके तहत अब भागीदारी दी जाएगी। और ये तो बिहार में विदित है सब लोगों का किसका कितना परसेंटेज है जातीय जनगणना होने के बाद। नीतीश प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे थे कि मतलब हम लोग जो है जात पात से ऊपर उठ कर काम करेंगे, तो फिर ये जात वाली बात तो ये फिर कहाँ से आ गई? इसमें जात पात का सवाल कहाँ है? जब वोट बिहार में जात के आधार पर ही हम लोग लेते और देते हैं तो इसमें जातीय आधार कहाँ है? कोई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना टिकट मिलेगा, उसकी उतनी भागीदारी होगी। बिल्कुल। देखिए जब प्रशांत किशोर जब आए थे मुजफ्फरपुर में, जो उनका लगातार दौरा चल रहा था और चंपारण की धरती से उनका दौरा शुरू हुआ था, उसके बाद उनमें उनके जो संगठन है उनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में कह सकते हैं कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो गए। और अब देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल जो संविधान बना है, जो प्रशांत किशोर के जो संगठन है उनके तरफ से जो संविधान बनाया गया, उसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो जातिगत जनगणना हुआ है और उसमें जो जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में हमारे साथ एक और समाज सेवी है। क्या लग रहा है अमर बाबू जी, जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया है कितना सही होगा? व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी इससे पहले तक राजनीतिक दलों का एक मैप बनाते थे कि किस तरह चुनाव लड़ना है और चुनाव में क्या क्या करना है, कैसे अपनी जीत हासिल करनी है। यह काम वो पहले किया करते थे। एक उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और पूर्वी चंपारण से पदयात्रा शुरू की तो लोगों को उम्मीद बंधी कि साहब ये जो 2 पार्टियां या 2 समूह जो चल रहा है उससे कुछ ये अलग करके दिखाएंगे। लेकिन अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना का बहुत लोगों ने समर्थन भी किया और ये त्रुटिपूर्ण जाति गणना का भी बात आया, सारी बात आई। और अब अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो कि राजनीति को चिंतन की दिशा पर ले जा कर के सोचता था,
जो सोचता था कि समाज की दिशा और दशा में कैसे परिवर्तन होगा, वो अपने वक्तव्य में कहते थे कि आपको वोट देने से क्या लाभ होता है, आपके भविष्य में बच्चे क्या करेंगे, इन विषयों पर जो चिंतन कर रहे थे, आज वह जातीय जनगणना के आधार पर टिकट बांटने की बात कर रहे हैं। यह सौभाग्यपूर्ण है या दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं क्या कहूँ। जब पार्टी का जब चंपारण की धरती जब पद यात्रा शुरुआत हुई थी तो काफ़ी संख्या में मतलब कि स्वर्ण के समाज के साथ अन्य जाति के लोग उनमें भागीदारी लिए थे। उनको ये उम्मीद था कि जो प्रशांत किशोर होंगे वो जात पात से ऊपर उठकर मतलब कि ये सब काम करेंगे और आने वाले चुनाव में अगर वो पार्टी को बनाएंगे, अगर वो टिकट में देंगे तो मतलब कि जात पात से ऊपर उठकर देंगे। लेकिन अब जो निर्णय आया उनका, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो समीकरण चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने कहीं निर्णय लिया। बिहार का तो फिर अंतर क्या हुआ, तब तो फिर जैसे अन्य पार्टियों का चल रहा था हिसाब किताब, वैसा ही फिर इनका भी है। पार्टी विथ डिफरेंस भाजपा के बारे में लोग कहते थे, जो पार्टी विथ डिफरेंस है ये अलग करेगी, तो अलग उन्होंने एक नारा दिया राष्ट्रवाद का, ये नारा दिए जो सामाजिक परिवर्तन का। लालू जी का नारा था अति में 90 की दशक में सामाजिक न्याय करेंगे, तो सामाजिक न्याय हुआ क्या? 90 से लेकर के 2023 का साल, इतने दिनों में अगर लालू प्रसाद सत्ता में रहने के बावजूद भी सामाजिक न्याय नहीं कर पाए, तो अब क्या प्रशांत किशोर जी सामाजिक न्याय कर पाएंगे? और सामाजिक न्याय की दिशा क्या? ये जनतंत्र है, जनतंत्र में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगर यह नियम बना करके जितनी जिसकी जनसंख्या है उतना टिकट मिलेगा, यह हमारे लिए हमारी समझ से जनतंत्र का सही हिसाब किताब नहीं है। और प्रशांत किशोर जी से कम ऐसी उम्मीद बिहार की जनता नहीं कर रही थी। प्रशांत किशोर से उम्मीद कर रही थी जो बात गांव में गरीबों के बीच में जो बात कह रहे थे, उन बातों की अपेक्षा प्रशांत किशोर से लोग कर रहे थे। लेकिन यह धारा, चूँकि राजनीति है, राजनीति में सीट की गणना होती है और सीट जो जीतता है वही विजयी कहलाता है, तो इसलिए हो सकता है उनके विचारधारा में परिवर्तन आया हो, उनके चिंतकों ने, लोगों ने कहा हो। और कैसे लोग ये संविधान बना रहे हैं, हमको तो जानकारी जो मिली है अभी तक, वो तमाम ब्यूरोक्रेट हैं, वो ब्यूरोक्रेट लोग पार्टी का ये सब नियम बना रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट से देश तो त्रस्त है, देश भी त्रस्त है और ये राज्य भी त्रस्त है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का निर्णय मेरी दृष्टि में तो प्रशांत किशोर के योग्य ये निर्णय नहीं है। वीरेंद्र बाबू से सवाल लेंगे। देखिए कि प्रशांत किशोर के बारे में बता दें कि प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी थी उस समय उनका नाम सामने आया था और उसके बाद से वो सुर्खियों में रहे। लेकिन अब जो है वो बिहार में अपना छत्ता को यानी कह सकते हैं अपना दबदबा को बनाने के लिए समीकरण को तैयार करें। कितना सहमत है अमर बाबू के बात से वीरेंद्र जी? देखिए, सहमति का सवाल नहीं है। जो बिहार की परिवेश में बातें चल रही है वोटिंग का, हम लोग सब लोग जाति आधारित वोट भी तो करते हैं। आज जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, समाज के बुजुर्ग और समाज को दिशा देने वाले लोग थे, वही लोग अपने जाति में वोट डालने लगे, जिसके कारण बहुसंख्यक डालने लगा। और आज एक हमारे यहाँ सिस्टम और कस्टम हो गया, तो कोई नेता यदि दूसरे को काउंटर करेगा तो उसके ओर तो चलना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि मतलब कि आप लोग की जो पार्टी है, तो आप लोग की जो पार्टी होगी, तो क्या ये तीनों जो विचारधारा पहले से चल रही है, जो राजद की, जदयू की, बीजेपी की, उसी विचारधारा पे आप लोग भी चलेंगे? वैसी विचारधारा नहीं है। इसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज में, वैसे लोग जो ईमानदार लोग हैं, जिनको मुख्य धारा से कट गए थे लालू और नीतीश की राजनीति की धारा से, उनको इन्होंने जोड़ने का काम किया है। और आरक्षण शुरू से हो रहा है, कर रहा है, लोग दे रहा है। आरक्षित सीट है महिलाओं के लिए, अति पिछड़ा के लिए तो बना हुआ है। हमारे सभी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं और ऊंची जाति के लोग ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज राजद में भी जीते हैं, भाजपा में भी जीते हैं, दूसरे दल में भी जीते हैं। कहाँ ऊंची जाति के लोग उपेक्षित हैं? वो भी उनकी जो संख्या उसके अनुसार आते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में जब जातिगत जनगणना हुआ तो उसमें आपको बता दें कि अति पिछड़ा 35% अति पिछड़ा की आबादी है, 18% मुस्लिम की आबादी है, 16% यादव की आबादी है, 40% आरक्षित यानी कि जनजाति की आबादी है। तो ये आंकड़ा है। हालांकि महिलाओं की बात करेंगे तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है इस चुनाव में भी उतनी ज़्यादा महिलाएं की भागीदारी नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी आने वाले चुनाव में, जिस प्रकार बताया जा रहा है कि पार्टी का गठन होगा, तो कितनी महिला को वो टिकट देंगे? प्रत्येक पार्लियामेंट क्षेत्र से एक महिला को उन्होंने देने का निर्णय लिया है और 40 पार्लियामेंट क्षेत्र है, 40 महिलाओं की भागीदारी होगी। अब सवाल ये भी उठता है जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की पार्टी में स्वर्ण वोट जो है, जो स्वर्ण वोट है या फिर कह सकते हैं जो स्वर्ण समाज है वो बढ़ चढ़कर उनके पार्टी में जुड़े थे, उनके साथ पद यात्रा किए थे, तो क्या जिस प्रकार से समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, जिस प्रकार से संविधान उनका निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या स्वर्ण समाज उनसे अलग हो गया? अमर बाबू क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देख लीजिए, अभी जुटा ही कहाँ था, एक हंगामा था। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, लोगों को यहाँ उम्मीद लगी थी कि ये कुछ अलग करेंगे, और इसलिए आप जो सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सवर्ण समाज के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जुट गए थे प्रशांत किशोर से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब सुन रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि अब उतनी ही तेज़ी से निराशा भी हो रही है, वापस भी आ रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी अजीब किस्म की बात है कि आज मुजफ्फरपुर देख लीजिए ना, आप अगर कहते हैं कि जाति आधारित ही केवल चुनाव होता है, अगर यह बात सत्य है तो फिर तो मुजफ्फरपुर से जो सांसद हुए हैं उनकी संख्या तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा नहीं है। फिर ये कैसे सांसद हो गए? सभी समाज के लोगों ने, किसी एक जाति के बल पर तो चुनाव कहीं से भी नहीं जीता जा सकता है। अब निषाद समाज से ये आते हैं राजभूषण जी, और यहाँ हमको लगता है कि 1 लाख आबादी है निषादों की, उससे ज़्यादा भूमिहार समाज की आबादी है, उससे और भी समाज की आबादी है। कहाँ टिकट दिया गया? कहाँ यहाँ टिकट दिया गया? वैशाली में इसी तरह की आबादी है, कहाँ टिकट दिया गया? अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो इसलिए ऐसा कुछ मापदंड तैयार नहीं है कि जिसकी जहाँ ज़्यादा आबादी होगी वहाँ से वही उम्मीदवार होगा। ऐसा अभी तक राजनीतिक दलों में कोई मापदंड नहीं बना हुआ है। वो भी जब आप इस फार्मूले की बात करते हैं जितनी आबादी होगी, तो मैं एक विषय पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि भूमिहारों की आबादी अगर 3% ही मान लिया जाए तो समूचे बिहार में ये कितना टिकट देंगे? जोड़ करके देख लीजिए, 250 सीट पर भी आप जोड़ते हैं तो कितना सीट होगा? 6 से 7 सीट होगा। प्रशांत किशोर कहने कहीं राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और दूसरे का रणनीति बनाते, मतलब क्या आप अपनी पार्टी का रणनीति वो तैयार कर रहे हैं? अब हम ये बात तो नहीं कह पाएंगे, वो बड़े लोग हैं, बड़े रणनीतिकार हैं। अभी उनकी रणनीति सफल होगी कि नहीं, रणनीति बनाना आसान है, लेकिन रणनीति को सफल और असफल करना, अभी एग्जिट पोल में आप लोग देख रहे थे 350 और 450 सीट मिल रहा था एनडीए को, 400 पार भी जा रहा था, लेकिन जनता नहीं चाही तो नहीं हुआ। तो जनता तो यहाँ धारा में बटी हुई है, और वो जो दो धारा है, और उससे अब तीसरी धारा भी बनेगी, ये हमको लगता है जो चिंतन के धरातल पर बन सकती थी, लेकिन फिर अगर वही धरातल है तो फिर कुछ अंतर नहीं रहेगा। अन्य पार्टियों में, राजद में, भाजपा में और प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी में क्या अंतर रहेगा, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो अब तक सवाल ये भी उठता है, क्या आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बन के बिहार में साबित होंगे? क्या उनकी पार्टी 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी और उनकी पार्टी कितना सीट जीत पाएगी? ये तो समय की बात होगी, देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या तीसरा मोर्चा आप लोग बनाने के लिए तैयार है बिहार में? वीरेंद्र राय जी, वो बन चुका है, जो सामाजिक परिवेश है उस परिवेश में वो बन चुका है। जन स्वराज जो पार्टी है वो तीसरा मोर्चा बना चुकी है, बिहार में विकल्प दे रही है। काम उसी मोटिव पे कर रहे हैं जिस प्रकार से सभी पार्टी। तो पार्टियों का जो आधार है वही ना, अमर बाबू ने कहा इसके निषाद की बात, तो
तो यहाँ तो भूमिहारों की संख्या और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में है, लेकिन 20 वर्षों से कहाँ टिकट मिलता है, न भूमिहार को मिलता है न यादव को मिलता है सबसे कम जो 1.25 लाख है निषाद उसको मिलता है। तो अन्य पार्टी वालों ने क्या किया कि मल्लाहों का पूरे बिहार का समीकरण जोड़ के मुजफ्फरपुर में टिकट दिया, कैप्टन निषाद से लेकर और आज तक। कहाँ जातीय आधार नहीं है। राजभूषण चौधरी वहाँ बने हैं मंत्री, वो भी मल्लाह को साधा गया और अति पिछड़ा को साधा गया यूपी और बिहार में, तब उनको मिला है राज्य मंत्री का दर्जा। ये जातीय आधार है नहीं, कैसे है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जितनी भी पार्टी है, जितने भी दल है, वो सभी अब जाति आधारित पर ही टिकट का बंटवारा करेंगे और जाति आधारित पर भी लोग कहीं ना कहीं वोट कर रहे हैं। तो अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो कितना सीट बिहार में जीत पाती है, ये देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।